हेलो बच्चों, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। जरा समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो आवेश ले लिए जो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं और ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं। ये 2l का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आप l भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आगे के जो एक्सप्रेशन करेंगे वहां पे इनको डिवाइड करना पड़ता है, तो फिर वैल्यू हाफ हाफ हो जाएंगी, तो कैलकुलेशन के बिहाफ पे बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2l ले लेते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ll आ जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, इसीलिए 2l ले लिया। उसका कोई भी मतलब जो लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो आवेश ले लिए -q और +q, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही छोटी है, रेयर है। तो इस पूरे सिस्टम को, यानी इस पूरे निकाय को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश, यानी अगर ये +2q होगा और तो दूसरा -2q होगा, परिमाण समान होंगे लेकिन आवेश भिन्न भिन्न होंगे और अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसा पूरा निकाय, ऐसा पूरा ही सिस्टम हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं और यह एक सदिश राशि है। दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उन दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी का जो गुणनफल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि दोनों आवेशों में से कोई, भाई परिमाण समान ही है, तो दोनों आवेशों में किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो होगा वो होगा कूलाम इंटू मीटर। क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। और आपको बता दें कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा किधर की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये हमारी बात रही वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसी के बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट हमारी एक्सप्रेशंस हैं, प्रूविंग है, उनको हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इसमें हम लोग पहली प्रूविंग पढ़ने जा रहे हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, यानी एक्सियल लाइन पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। तो अच्छी स्थिति में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक द्विध्रुव ले लिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने द्विध्रुव ले लिया, -q आवेश है, इस पे +q आवेश है, इनका मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी L हो गई और ये भी दूरी कितनी हो गई, L हो गई। अब यहाँ पे कोई बिंदु P है जिसपे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि मध्य बिंदु से r दूरी पे है। तो जब ये मध्य बिंदु से r दूरी पे है तो ऋण आवेश से कितनी दूरी होगी इसकी, r प्लस L, और धन आवेश से कितनी होगी, ये r है, ये L हट गया, तो यहां से कितनी दूरी हो जाएगी, r माइनस L दूरी पे ये बिंदु P है। आपको पता है कि धन आवेश के कारण वैद्युत बल बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर। तो जब वैद्युत बल बाहर की ओर काम करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर काम करेगी। ऋण आवेश कारण अगर वैद्युत बल अंदर की ओर काम कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अंदर की ओर काम करेगी। तो
प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर काम करेगी और माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर कार्य करेगी। तो यहाँ पे टोटल हमको क्या निकालना है, ई निकालना है, जो या तो हम आवेश के आधार पे परिणामी निकालेंगे या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूविंग करना। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगी, प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q हो गया, Q से इसकी दूरी कितनी है R माइनस एल, ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू के कारण अगर हम बात करते हैं तो E2 आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। यानी दो इक्वेशन हमारे यहाँ पे बन गई। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा, अगर यहाँ माइनस साइन लगा दोगे तो फिर यहाँ पे E1 प्लस E2 डायरेक्ट जोड़ोगे, या यहाँ पे दिशा अगर इंडिकेट कर दे रहे हो तो यहाँ पे फिर आपको अलग अलग लेना है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है तो ये दिशा के ऊपर निर्भर करती है, तो इसकी दिशा हमने क्या दिखा दी, इसकी जो दिशा है वो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इसकी दिशा किधर की ओर है, एपी दिशा में, और इसकी दिशा क्या होगी, पीबी दिशा में। यहाँ पे माइनस साइन फिर हमने लीव कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे इंडिकेट करेंगे ना कि इसकी दिशा इधर की ओर, इसकी दिशा इधर की ओर। अगर यहाँ आवेश ले लेंगे यहाँ पे माइनस प्लस का, तो फिर ऑलरेडी दिशा की बात कर जाएगी, तो फिर यहाँ पे हम इज इक्वल टू E1 प्लस E2 लेंगे। अगर यहाँ पे आवेश का दिशा के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, दिशा एक ही बार लेनी है, चाहे इसके टर्म में ले लीजिए चाहे इसके टर्म में ले लीजिए, तो हम इसके टर्म में भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या आ जाएगी कि यहाँ पे जब परिणामी तीव्रता निकालोगे, यहाँ पे परिणामी तीव्रता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों आ जाएगा भाई, क्यों आ जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि बिंदु P पे दोनों की दिशाएं कैसी है, विपरीत है। यहाँ पे E1 E2 की दिशा के आधार पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दिशा ले ली तो माइनस साइन हटा दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये इसको टर्म्स खोलेंगे a प्लस बी के हिसाब से, तो a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको माइनस से ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो इतना ही आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका माइनस के साथ इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से ओपन करेंगे माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये आ जाएगा 4RL अपॉन R की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, R की पावर 4 से L की पावर 4 को हम घटा रहे हैं, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब R की पावर 4 से L की पावर 4 घटाते हैं तो क्या होता है, R क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, उसकी स्क्वायर कर देंगे तो और लॉन्ग हो जाएगी, यानी पावर 4 कर देंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और L क्या है, यहाँ पे 2L क्या था, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस,
एल कर देंगे और भी शॉर्ट हो जाएगी। और जब कोई शॉर्ट यानी पॉइंट में वैल्यू होती है उसका पावर कर दोगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी, यानी आर जितनी बड़ी है एल उतनी ही छोटी हो रही है। तो अगर आर की पावर 4 से एल की पावर 4 को माइनस करोगे तो क्या आर की पावर 4 पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। यानी सपोज दैट ये मान लो कि आपके पास कम से कम 10 अरब रुपए हैं, उससे 1 रुपया अगर गिर गया तो उसकी वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी, अगर आर की पावर 4 से एल की पावर 4 को घटाते हो तो आर की पावर 4 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लगभग आर की पावर 4 के बराबर ही वैल्यू रहती है। तो चूंकि यहाँ पे एल की पावर 4 जो है इज लेस देन आर की पावर 4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल की पावर 4 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे, यानी नगण्य मान लेंगे, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये हो जाएगा 4r l अपॉन आर की पावर 4। एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको 4 को क्या कर दे 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, और ये आ जाएगा q इंटू एल अपॉन आर क्यूब। और ध्यान करो ये क्या हो गया, ये इसको देखा जाए तो ये भी लिख सकते हैं q इंटू 2l लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर था, द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर था। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में। तो एक्सियल लाइन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल ली। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आप लोग पूछेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।